एवरीवन, आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं एक ऐसी सीरीज विच इज फोकसिंग ऑन कंट्रोवर्शियल इश्यूज इन जीएसटी। जीएसटी को आए 6 साल से ज़्यादा हो गए, पर आज भी स्थिति यह है कि उसमें कंट्रोवर्सीज की कोई कमी नहीं एंड इट इज़ नेवर एंडिंग टॉपिक। हर वीडियो में हम एक अलग कंट्रोवर्सी को डिस्कस करेंगे। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू इनपुट टैक्स क्रेडिट। जीएसटी में सेक्शन 16 है सीजीएसटी एक्ट का which deals with eligibility to and conditions to take input tax credit। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले सेक्शन 16(1) ऑफ सीजीएसटी एक्ट ये कहता है that every registered person shall subject to such conditions and restrictions as may be prescribed in the manner specified in section 49 be entitled to take credit of input tax charged on any supply of goods or services। ठीक है, सेक्शन 16(1) ये कहता है कि जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है उसको अगर अपनी कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में इनवर्ड आने वाले जितने भी सप्लाईज हैं उनकी वो आईटीसी ले सकता है। देन सेक्शन 16(2) लेज डाउन सर्टेन कंडीशंस कि वो क्या क्या कंडीशंस होंगी जिसके तहत आपको जो सेटिस्फाई करने की जरूरत है इफ यू वांट टू टेक आईटीसी। The conditions are that the registered person should have the invoice or supporting document to claim ITC. The goods or services must have been received by the registered person. The transactions which are on which you are supposed to take ITC has been communicated to you from the supplier. इसका मतलब सामने वाले ने GSTR 1 फाइल कर दिया है। Then you have that the supplier has made payment of tax to the government. Next condition is that ITC should not be restricted in any manner as prescribed under section 38. And the recipient who intends to take ITC has filed his return under section 39. तो ये condition section 16(2) में बताई हुई है। Then we have section 16(4). Right, section 16 subsection 4। फिर आगे हम थोड़ा अगर आगे बढ़ते हैं सेक्शन में तो आगे आता है सेक्शन 16 सबसेक्शन 4। वो एक और कंडीशन इंपोज करता है और उसकी लैंग्वेज इस प्रकार है अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट। मतलब रजिस्टर्ड पर्सन को इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगी और यहाँ पे उन्होंने बताई एक टाइम लिमिट। इनिशियली ये टाइम लिमिट ऐसी थी कि जिस साल का डॉक्यूमेंट है, जिस साल का वो इनवॉइस है, उसकी आईटीसी अगर आपको लेनी है, इफ यू हैव टू टेक आईटीसी यू कैन टेक इट बाय द लेटेस्ट ऑफ ड्यू डेट ऑफ द मंथ ऑफ सितंबर फॉलोइंग द फाइनेंशियल ईयर इन जिसमें आपका वो डॉक्यूमेंट है। से फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं 2018-19 की, फॉर एग्जांपल 15 सितंबर 2018 का वो डॉक्यूमेंट है, तो उसकी इनपुट हम कब तक ले सकते हैं? 18-19 से नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का सितंबर, यानी कि सितंबर 2019, और उसकी 3B की ड्यू डेट यानी कि 20 अक्टूबर 2019 तक हम उसकी क्रेडिट ले सकते थे। बाद में लेटर ऑन एन अमेंडमेंट वाज मेड टू दिस प्रोविजन और फिर इस डेट को बढ़ा के कर दिया 30 नवंबर। तो आज की तारीख में ये पोजीशन है कि अगर आपको किसी फाइनेंशियल ईयर का इनवॉइस का आईटीसी लेना है या किसी डेबिट नोट का आईटीसी लेना है तो आप नेक्स्ट ईयर 30 नवंबर तक आईटीसी ले सकते हैं। अब प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ये ड्यू डेट है कि ये कंडीशन है, यहां तक आप आईटीसी ले सकते हैं। अब क्या हुआ, कईयों के रिटर्न्स लेट हो गए। मार्च 19 का रिटर्न हमने 20 अक्टूबर 19 के बाद फाइल किया, या फिर मार्च 20 का रिटर्न हमने उसकी टेंटेटिव जो डेट थी 20 अक्टूबर 2021 उसके बाद फाइल किया। द डिपार्टमेंट हैज द कंटेंशन कि सिंस आपने ये रिटर्न बियॉन्ड अलाउड टाइम लिमिट फाइल किया है तो आपको ये क्रेडिट नहीं मिलेगा, और वो क्रेडिट आज आपको रिवर्स करने की लायबिलिटी आ रही है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एंड पेनल्टी इफ एनी। अब मुद्दा ये है क्या डिपार्टमेंट का ये व्यू सही है या नहीं। डिपार्टमेंट के व्यू को कंफर्म करते हुए, उनके व्यू को सपोर्ट करते हुए 2 हाई कोर्ट जजमेंट्स भी आ गए, वो भी डिस्कस करते हैं।
पहला जजमेंट है पटना हाई कोर्ट का विच इज रिलेटेड टू गोविंदा कंस्ट्रक्शंस। उसमें उन्होंने क्या कहा है कि सेक्शन 16(4) जो अभी हमने डिस्कस किया कि एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट तक आप आईटीसी ले सकते हैं, उसका कंपैरिजन किया गया था आर्टिकल 300A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 300A क्या कहता है कि एवरी पर्सन हैज वेस्टेड राइट इन हिज प्रॉपर्टी, और वो राइट नहीं छीना जा सकता जब तक कि उसके लिए कोई कानून ना बना। ये सिर्फ एक लाइन का आर्टिकल है। इसको इंटरप्रेट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स भी हैं जो ये कहते हैं कि प्रॉपर्टी में एक बार राइट आ गया, उस राइट को अगर आपको हटाना है तो यू हैव टू गिव प्रॉपर कॉम्पनसेशन टू दैट पर्सन। ऐसा नहीं कि आपने आर्टिकल में लिखा है कि आप लॉ के द्वारा वो राइट हटा सकते हैं, लेकिन अगर वो राइट हटाना है उस प्रॉपर्टी में से तो आपको कंपनसेशन भी देना पड़ेगा। नाउ व्हाट इज आईटीसी, वेदर इट इज अ प्रॉपर्टी, इट इज अ राइट इन प्रॉपर्टी और नॉट। तो इसी हाई कोर्ट जजमेंट में ये कहा गया है कि सेक्शन 16(4) जो है वो एक कंडीशन लगाता है आपका वो आईटीसी राइट बनने से पहले। जब वो कंडीशन लग गई उसके बाद ही वो राइट बनेगा, मतलब जब तक आप वो कंडीशन फुलफिल नहीं करेंगे तब तक वो आपका राइट नहीं बनेगा। और इसीलिए इट इज नॉट वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 300A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है कि सेक्शन 16(4) के बाद अगर रिटर्न फाइल हुआ है तो वो आईटीसी नहीं मिलेगी। अब ये एक हाई कोर्ट का जजमेंट है, ठीक है। और सेक्शन 16(2) की ये लैंग्वेज है कि नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट, मतलब 16(2) प्रिवेल करेगा ओवर एवरीथिंग। 16(2) हमने बात की कि उसमें कंडीशंस हैं 6, 16(4) बताता है एक और कंडीशन। इस केस में ये आर्गुमेंट भी रखा गया था कि चूंकि 16(2) ओवरराइडिंग इफेक्ट है, 16(4) का कोई मायने नहीं है जब 16(2) की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। लेकिन हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि ओवरराइडिंग इफेक्ट 16(2) के साथ साथ 16(4) का भी रहेगा, एंड 16(2) जो है वो 16(4) को ओवरराइड नहीं करता है। जब तक आप ये सारी कंडीशंस सेटिस्फाई नहीं कर लेते तब तक इनपुट टैक्स क्रेडिट आप नहीं ले सकते। इसी ग्राउंड पे एक और जजमेंट है हमारे पास विच इज आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट जजमेंट इन केस ऑफ तिरुमलाकोंडा प्लाईवुड्स। दिस जजमेंट इज आल्सो ऑन सिमिलर लाइंस, और ये भी डिपार्टमेंट के व्यू को सपोर्ट करता है, जहां पे उन्होंने ये कहा है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट इज मियरली अ कंसेशन एंड नॉट अ स्टैट्यूटरी राइट। इसीलिए आर्टिकल 300A, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 का कहीं भी कोई वायलेशन नहीं है। और सेक्शन 16(2) और 16(4) दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं और कहीं कोई ओवरराइडिंग इफेक्ट इसको डिनाई नहीं करता। तो अगर ये सिचुएशन आज की तारीख में सेटल हो जाती है तो फिर कंट्रोवर्सी कहां है? कंट्रोवर्सी हम बताते हैं आपको, और मैं आपको इसमें मेरा पर्सनल व्यू भी देना चाहूंगा। अगेन आई विल से दिस इज माय पर्सनल व्यू एंड इट इज नॉट टू बी टेकन एज एडवाइस एनीवेयर, ठीक है। इट इज माय व्यू एंड सोनली माय इंटरप्रिटेशन ऑफ द सब्जेक्ट। सो माय व्यू इज देयर आर 2 वर्ड्स। पहला वर्ड है टेक और दूसरा वर्ड है अवेल। क्या ये दोनों वर्ड्स सेम हैं या अलग अलग? अभी तक हमने जब सेक्शन 16 देखा तो सेक्शन 16(1) में ये लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस टू टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट। सेक्शन 16(2) में भी ये लिखा हुआ है कंडीशंस टू टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट, और सेक्शन 16(4) में भी ये लिखा हुआ है दैट रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी एबल टू टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट बियॉन्ड दैट डेट। तो ये अवेल क्या है? लॉ में वर्ड अवेल भी यूज हुआ है, आइए देखते हैं। सेक्शन 41 जो है वो बात करता है अवेलमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट की। वो ये कहता है every registered person shall, subject to such conditions and restrictions as may be prescribed, be entitled to avail the credit of eligible input tax as self-assessed in his return, and such amount shall be credited to his electronic credit ledger.
मतलब अवेलमेंट ऑफ आईटीसी तब होता है जब हम अपना सेल्फ असेस्ड वर्किंग करके अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को तैयार करके उससे जो एक फिगर ड्रॉ आउट करते हैं उसको अपनी रिटर्न में रिपोर्ट करते हैं. वंस दैट रिटर्न इज फाइल्ड, my self-assessed input tax credit goes to the electronic credit ledger and that process is known as availment of ITC. और अगर लॉ में दो जगह पे दो अलग अलग वर्ड्स यूज हुए हैं, इसका मतलब इंटेंशन लॉ मेकर्स का यही है कि उन दोनों का मीनिंग सेम नहीं हो सकता. अभी तक जो हुआ है, द वर्ड टेक एंड अवेल दे हैव बीन इंटरचेंजेबली यूज्ड एज वन. अगर आप कहीं डिपार्टमेंट से इशूड शोकॉज नोटिस देखेंगे तो वहां पे भी उन्होंने लैंग्वेज को अवेल ही यूज किया है, कहीं भी टेक यूज नहीं किया है. Here comes my view that the word take has a significant importance in the law, and what does it means that when we are preparing our books of accounts, when we are self-assessing our tax, the entry made in the books of accounts means the taking of ITC in the books of accounts. And since I have a time limit to take the ITC before that date, it was already recorded in my books of accounts. I have only filed the return beyond that due date. मतलब मैंने ITC books में तो ले ली थी. I have taken the ITC in the books, but I have availed beyond that date. And section 64 जो है वो ITC लेने पे restriction लगाता है, and it is not giving any restriction on availment of ITC. So in my humble view, the judgments which have been given by the Honorable High Courts, they are subject to be challenged in the Honorable Supreme Court, and I am hopeful that the Supreme Court will come up with this contention, this judgment that section 16(4) limits are not applicable if the returns are filed beyond the due date, and therefore the ITC will be available. Thank you.